जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। कई बार सर हमने बहुत यूट्यूबर्स को देखा है कि ये करो इससे तुम स्क्रीन इन हो जाओगे, ये करो इससे तुम रिकमेंड हो जाओगे। बहुत कम जगहों पे आपको असल में रीजंस पता चलते हैं व्हाई आर यू रिजेक्टेड इन एसएसबी इंटरव्यू। समहाउ कोई फौज का भी प्रबंध नहीं है सर कि आरटीआई फाइल कर दो तो ये पता चल जाए कि जी साइकोलॉजिकल टेस्ट खराब हुआ या पर्सनल इंटरव्यू खराब हुआ या जीटीओ खराब हो गया। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या वो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एसएसबी इंटरव्यू में रिजेक्शन होता है। सर मैं स्क्रीन आउट की बात नहीं कर रहा। डिफेंस एस्पिरेंट्स जब आप स्टेज 1 पार करके स्क्रीन इन हो जाते हो उसके बाद 4 दिन और रहते हो और आखिरी दिन कॉन्फ्रेंस में आपको पता चलता है कि आप रिकमेंडेड हो या कॉन्फ्रेंस आउट हो, है ना। तो सर हम लोग उसी स्टेज की बात करेंगे कि क्या ऐसी चीजें हो जाती हैं कि कैंडिडेट्स एसएसबी बोर्ड से बाहर हो जाते हैं या कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, और आपसे अच्छा हमें इस चीज पे गाइड करने वाला कोई और एसेसर नहीं मिलेगा विथ योर इनॉर्मस एक्सपीरियंस, स्पेशली एज जीटीओ एक्सपर्ट। सर आई वुड लाइक टू नो कि क्या क्या रीजंस होते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में रिजेक्शन के। सर बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए बताया तो जाता नहीं है, जैसा आपने कहा कि किसी कैंडिडेट को नहीं बताया जाता है कि वाई यू आर रिकमेंडेड इन सिलेक्शन बोर्ड और वाई यू आर नॉट रिकमेंडेड जी, बिकॉज इट इज टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। और सिलेक्शन बोर्ड ये देखता है कि अगर आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन जैसी कोई चीज़ है तो रिपीटर्स, ऐसा नहीं कि रिकमेंड नहीं होते हैं, ये बाहर का एक मिथ है कि रिपीटर्स के चांसेस कम हो जाते हैं या ऐसा कुछ नहीं होता है। सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है, और अगर एक रिपीटर अपने अंदर 5-6 महीने में अपनी एज के अनुसार जो एक्सपेक्टेड सुधार है वो करके आएगा तो अगली बार रिकमेंड हो जाएगा। बहरहाल वो एक दूसरी चीज़ हुई, वाई दे आर नॉट गेटिंग रिकमेंडेड इन सिलेक्शन बोर्ड, वो एक बड़ा मुद्दा है इनके लिए। थोड़े से कारण इनके क्या होते हैं। एक तो क्या होता है कि सर एक वो कैंडिडेट दिखेगा जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल ठीक नहीं है जी, नंबर बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रिलियंस एंड इंटेलिजेंस। तो वो मार्कशीट की जो पढ़ाई होती है वो बहुत अच्छा करके आते हैं ये लोग, बट जो ऑन ग्राउंड एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन है वो कर नहीं पाते हैं ये। अच्छा, ये सबसे बड़ी एक समस्या इनके सामने दिखती है। और जिनके पास ये दिक्कत नहीं है वो अपनी बात को सही ढंग से रख नहीं पाते हैं। रिप्रेजेंटेशन कि जैसे कहानी लिख रहे हैं, अब ये मालूम है कि टीएटी इज टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, बट दे पीपल हैव आइडियाज। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके पास आइडियाज ही नहीं होते, ब्लॉक्ड हो गया बिल्कुल विजन उनका। दूसरा वो होता है जिसके पास आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं बट इमेजिनेशंस नहीं है उसके अंदर। सर अब मान लीजिए कि हम अपने पीछे एक दीवार बनाना चाहते हैं। अब ये दीवार बनाना एक आइडिया है जी, बट इस दीवार की मोटाई कितनी रखी जाए, ऊंचाई कितनी रखी जाए, ईंटें कितनी लगेंगी, बालू कितनी लगेगी, सीमेंट कितनी लग रही है, पानी कहाँ से आएगा, लेबर कितना लगेगा, कितने दिन में तैयार होगा, ये उसके पीछे की इमेजिनेशन है। वेंटिलेशन कहाँ देंगे आप, इसका यूज क्या है, ये सब जो चीजें आपने उसके पीछे सोची है, वो एक आइडिया के पीछे आने वाले 10 क्वेश्चंस जो थे वो आपकी इमेजिनेशंस को बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ समस्या ये है कि सर वो बच्चे ज्यादा मिलेंगे जो साइंस पढ़ करके आए हैं। अब साइंस पढ़ने वाले में, साइंस इज अ सब्जेक्ट, जो देखिए साइंस को हम सब्जेक्ट जरूर कहते हैं, ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट साइंस कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कुछ भी नया खोजा गया। इन्वेंशंस हुए मगर दुनिया में है वही चीज साबित हुई है, बस जो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में उसको साबित करने को साइंस कहा जाता है। ट्रू, नया कुछ नहीं है। सही बात है। हम ये कह रहे हैं न्यूटन्स लॉ आया, मगर न्यूटन्स ने पहली बार देखा, आइजैक न्यूटन ने, कि ये सेब नीचे गिर रहा है, ऐसा नहीं हुआ था सर। न्यूटन ने सिर्फ उसको देख करके उसके ऊपर फॉर्मुलेट कर दिया, अदरवाइज सेब तो पहले भी नीचे गिर रहा था। बहुत लोगों ने देखा होगा ठीक है, मगर भाई हो सकता था अगर आइजैक न्यूटन दुनिया के पहले व्यक्ति होते तो शायद हो सकता था कि सबसे पहले उन्होंने ही देखा हो, मगर उनसे पहले बहुत लोग आए इस दुनिया में और सबने यही देखा कि वो नीचे गिर रहा है, उन्होंने उसके लॉस ढूंढ दिए, बस ये एक फर्क था। जो एग्जिस्ट हो रहा है उसी को ढूंढना है, यही इनकी एक आदत हो गई है। तो इनका इमेजिनेशन वैसे ही कम पड़ गया, इनको वो एक जो है ना फॉर्मूला वाली जो चीज है, सब कुछ तो गूगल पे है सर। हाँ, और ये चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद एक बच्चा बचपन से पढ़ रहा है a² + b a + b होल स्क्वायर मतलब a² + b² + 2ab।
अब वही पढ़ रहा है और वही सत्य है उसके लिए, उसके बाद उसने कहाँ दिमाग लगाना है। थ्रू आउट योर स्कूल डेज आप देखिए कि अगर 12 साल में इन बच्चों को कभी भी कोई टीचर, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही नहीं है ये चीज कि आप अपने दिमाग से सोच के जवाब लिखें। हमको तो 12 साल ये मना किया जाता है कि अगर आपने कुछ सोच के लिखा तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। जो सिखाया है उतना ही लिखना, उसके बाहर कुछ लिख दिया तो नंबर कट जाएगा। एसएसबी इसका उल्टा है। एसएसबी उसका उल्टा है। एसएसबी कहता है पूरा खुल के सोचो, खुल के लिखो, कुछ डिफरेंस है। इसीलिए जिनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है वो एसएसबी में बाहर की गिनती में है। इमेजिनेशंस अच्छे नहीं हो पाते उनके पास, कम बच्चे होते हैं। वो हैं जो एकेडमिक्स के साथ साथ और भी कुछ किताबें पढ़ते हैं, जिनका फिक्शन पढ़ने का शौक होता है। घर में उनके पेरेंट्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो वो ऐसी किताबें पढ़ करके उन ऐसी शिक्षा अपब्रिंगिंग जैसी है। तो अपब्रिंगिंग भी एक इंपॉर्टेंस रखता है जो इनके बिहेवियर में आएगा। वो तो चलो एक सेकेंडरी चीज है, अभी इनको इनके कारण बता दिए जाए। दूसरा सर जीटीओ में चलिए आते हैं। तो जीटीओ में देखिए, नो डाउट इंटेलेक्चुअल होना बहुत जरूरी है एसएसबी के लिए। जिसका प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ठीक नहीं है वो तो ऑफिसर बन ही नहीं सकता, है ना। लेकिन अब एक चीज आती है फैक्टर 2 और फैक्टर 3, जिसके ऊपर ये बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। फैक्टर 2 इज सोशल एडजस्टमेंट ऑफ अ यंगस्टर, फैक्टर 3 इज सोशल इफेक्टिवनेस ऑफ द यंगस्टर। अब इसको मैं बहुत साधारण तरीके से मैं समझाऊंगा सर कि सोशल एडजस्टमेंट क्या है। बहुत सारे बच्चे तो ये होते हैं जिनका इंट्रासाइकिक स्ट्रेस एक चलता है कि मुझे अच्छा करना है या मैं रिकमेंड होने आया हूं, तो वो एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे ग्रुप के अंदर, वो आगे आगे भाग रहे हैं, जो भी है ना। एडजस्ट नहीं हो पा रहे ग्रुप के अंदर। 10 लोगों के बीच में आप काम कर रहे हैं, मगर उस 10 लोगों के बीच में आप एडजस्ट ही नहीं हुए। अपना अलग एक रास्ता, अलग एक ओपिनियन, डिसएग्रीमेंट, ये एडजस्टमेंट इसका खराब है। अच्छा, कुछ लोग आपने ऐसा भी देखा होगा कि एडजस्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और जो जितना ज्यादा एडजस्ट हो जाता है उसका इफेक्टिवनेस वैसे ही खत्म हो जाता है, वो ग्रुप में इफेक्टिव नहीं रह जाता है। प्रॉब्लम एडजस्टमेंट पावर और परफॉर्मेंस जी, इफेक्टिवनेस और एडजस्टमेंट दोनों ठीक होनी चाहिए, दोनों को बैलेंस रखना है। ये क्या करते हैं, या तो एडजस्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि इफेक्टिव होने की कोशिश करते हैं, और अगर ये एडजस्ट होने लग जाते हैं तो इफेक्टिव नहीं रह जाते हैं। प्रॉब्लम यहां आती है इनके साथ। अब इसको ऐसे समझते हैं सर, एक ग्लास आपके पास पानी है, उस एक ग्लास पानी में आप 2 चम्मच सैंड डाल दीजिए, बालू, उसको खूब घुमाइए। थोड़ी देर बाद अभी हमें दिख रहा है कि हम सैंड को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सैंड नीचे बैठ जाएगा सर। उस पानी को हम पी सकते हैं, वो टेस्ट भी वैसे ही रहेगा लगभग, कुछ बुरा नहीं हुआ। ये क्या था, सैंड ने एडजस्ट होने की कोशिश की, मगर वो एडजस्ट होने के चक्कर में इतना नीचे चली गई कि उसका कोई प्रभाव ही नहीं रह गया उस ग्लास के अंदर। पानी ऊपर रह गया, सैंड नीचे चली गई, है ना। दूसरा एक और चीज हो सकती है, इस ग्लास में आप पानी में जो है 2 चम्मच जो है तेल डाल दीजिए, मस्टर्ड ऑयल या कोई भी ऑलिव ऑयल वगैरह डाल दीजिए ऊपर, कुछ है ना, घी डाल दीजिए। अब आप पी करके देखिए सर उस पानी को, क्या पानी का टेस्ट मिल रहा है? मुझे नहीं लगता मिलेगा। पहले तेल का आएगा, तेल हमेशा ऊपर रह जाएगा, तो वो तेल का टेस्ट रह गया। मिला तो उसी ग्लास में है, दोनों चीजें सर देखिए एक ही ग्लास में डाली है, एक इतना नीचे चला गया जिसकी वजह से उसका कोई प्रभाव नहीं रह गया, वो पानी पर टेस्ट समझ में आया, उसका होना ना होना बराबर था। दूसरा इतना ऊपर रह गया कि अब अगर आपने पानी पीने की कोशिश की तो तेल का ही टेस्ट था, पानी का टेस्ट मिला ही नहीं, बैलेंस नहीं है। लुक फॉर सम अदर थिंग्स। अब चीनी मिलाइए 2 चम्मच ग्लास में, मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी, स्वाद भी आ जाएगा और वो मिठास भी आएगी पानी पीते टाइम। तो उसने क्या किया, वो घुल भी गई पानी में और अपना जो टेस्ट था ना वो भी छोड़ गई पीते समय। मतलब नमक के साथ भी और अपना परफॉर्मेंस भी, नमक के साथ भी होगा, नींबू के साथ भी होगा सर, खट्टापन भी है, सब कुछ है, लोग नींबू पानी बना के पीते हैं। ये फैक्टर्स जो हैं दोनों जीटीओ साहब ने देखे, ये सभी ने देखे सर, देखे, मगर जीटीओ में ज्यादा देखे। जीटीओ में आप काम कर रहे हैं ग्रुप के बीच में, ये ज्यादा समझ में आ जाता है वहां पर। समझ गया, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया आपने। ये है, अगर ये बच्चे ये समझ गए ना कि चीनी की तरह घुल जाओ और मिठास छोड़ जाओ, तो समझ लीजिए ग्रुप में इनको कोई बाहर नहीं कर सकता है। फैक्टर्स बहुत हैं नहीं सर, सिलेक्शन के लिए चारों फैक्टर्स जरूरी हैं। आपको मजे की बात बताऊं, अभी तो 15 क्वालिटीज है। बच्चों के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज किया फौज ने। पहले ये 28 OLQs होती थी, देयर वर 28 OLQs। 28 से काट करके 15 कर दिया। 3.26% पास रेट। तो ये
है, बट इनके लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है। सारे फैक्टर्स जरूरी हैं, बट जो ग्रुप बिहेवियर डायनामिक्स जिसको बोलते हैं, उसमें यहाँ पर आकर के मैक्सिमम रिजेक्शंस, ग्रुप वर्क में जब आप आएंगे तो फैक्टर 2 फैक्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम इस वीडियो को समराइज करें तो बेसिक आज के टाइम पे कैंडिडेट्स के अंदर इमेजिनेशंस नहीं रह गई, क्योंकि हर चीज़ शुरू से एजुकेशन सिस्टम उनकी ऐसी थी, प्लस अब जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गूगल और इंटरनेट है, तुरंत टाइप मतलब आइडिया है सर, कैंडिडेट ए अपना काम करता है जी एसएसबी में जी, मगर असेसर्स को कैंडिडेट ए कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता है। उनको हर एक आइडिया, कोज्ड आइडिया, वो कौन सी कोचिंग है, वो कोचिंग दिखाई देती है आपके काम में, आप नहीं दिखाई देते हो। ये तो बड़ी बात है, आप दिखाई दो अपने काम में, कितना रट बी व्हाट यू आर, बी अ रियल कैंडिडेट। एंड जो आपने चीनी और पानी का एग्जांपल दिया कि भाई ग्रुप में मिक्स करना भी ज़रूरी है और ग्रुप के बीच में परफॉर्मेंस देना भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। तो एस्पिरेंट्स, आशा करता हूं कि आपको आज एक बेसिक आइडिया मिला कि क्यों सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में रिजेक्शन रेट्स इतने हाई चल रहे हैं। देखिए, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो शुरू से ऐसी रही है कि हम लोगों ने टेक्स्ट बुक्स पढ़ी और वो उतार दी वहाँ पे, पर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में सर ने जैसा बताया कुछ भी टेक्स्ट बुक्स नहीं है। शायद सर यही रीजन है कि एवरेज या मीडियोकर कैंडिडेट ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, मतलब जो एकेडमिक्स में वो ज्यादा, सर उसके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। क्यों? वो थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा खेला है, थोड़ा सीखा है, कुछ सब कुछ कर रहा है, वो एक जगह फिक्स नहीं हो गया। जब आप एक जगह की तरफ इंक्लाइंड होने लग जाते हो तो दूसरा पलड़ा वैसे ही हल्का होने लग जाता है, आपका बैलेंस बना। जितने मीडियोकर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये वीडियो तो मस्ट वॉच है भैया, लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आपके 60%, 70%, 75% है तो आपके सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में चांसेस सबसे ज़्यादा है। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। मैं फिर से कैप्टन एसके सिंह सर के साथ लाऊंगा एसएसबी में कुछ लेटेस्ट नई हटके वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इज नाउ गिविंग ऑनलाइन एसएसबी क्लासेस। जी हाँ, जिसकी वैलिडिटी 6 महीने है एंड विद इन 6 मंथ्स आप कभी भी अपनी फीस को रिबेट करके ऑफलाइन क्लासेस में आ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।